अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, MFA कैप 6 में हमारी डिस्कशन हो रही थी कैपिटल प्रोजेक्ट अप्रेजल, इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्ट अप्रेजल का टॉपिक है, जो पहला चैप्टर है हमने पढ़ना शुरू किया। इसकी एज मेंशन्ड यस्टरडे हमारे पास जो पहला एडिशन है दैट इज़ अवेलेबल, वॉल्यूम का जो हमारा फाइनेंस का जो पोर्शन है, जो हमारे सेक्शन के नोट्स हैं वो अवेलेबल है, आप बुक शॉप से ऑब्टेन कर सकते हैं। मैंने कल ग्रुप में भी आप लोगों से शेयर कर लिया था। तो हमने कल जो डिस्कशन की पेबैक पीरियड मेथड पे एक छोटी सी एक्टिविटी परफॉर्म की, और उसके बाद हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट और टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को लेके डिस्काउंटिंग और नेट प्रेजेंट वैल्यू काल्बन इलस्ट्रेशन 8 जो आखिरी एक्टिविटी थी वो कल हमने परफॉर्म की। तो जनाब, कल के लेक्चर से कोई क्वेश्चन डिस्काउंटिंग का कॉन्सेप्ट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट, नेट प्रेजेंट वैल्यू का टूल, उसकी एप्लीकेशन, कोई सवाल? अच्छा, नेट प्रेजेंट वैल्यू की ही एक्टिविटी एक और देखते हैं। यार, ये पंखा को बंद करवा सकता है? कहाँ से चलता है पंखा? यार बंदे, मुझे डिस्टर्ब होता हूँ मैं इससे। ज़रा पीछे से है कोई बटन इसका? कहाँ से बेटा? ज़रा पंखा बंद करने की कोशिश करते हैं आप बेटा, वहाँ देखिए। नहीं हो रहा बंद? बात इधर से, शायद इधर से मल्टीमीडिया बंद ना हो जाए, मुझे उसका डर है। ये तो लाइट गई, इससे ये गया, इससे मल्टीमीडिया चले जाना। मुझे पता, मुझे लग रहा है, वही लग रहा है कि नहीं, शायद मल्टीमीडिया नीचे से है। नीचे कंप्यूटर था, तो उसका मतलब पंखा यहाँ से बंद करने का कोई तरीका नहीं है क्या? ये कैसे हो सकता है? उधर सिर्फ लाइट लगी हुई है। चलें, इसके साथ ही गुजारा करते हैं। अच्छा जी, हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू पे एक एग्जांपल कल देखी थी। एक एग्जांपल और देखते हैं, इलस्ट्रेशन 9, और इस एग्जांपल के साथ हम ये ऑन हुआ है यहाँ पर? हो गया। अच्छा, अच्छा जी, इलस्ट्रेशन 9 एक और एग्जाम्पल हमारे पास है, हम इसको भी देखते हैं। यही प्रोजेक्ट बी का ही डाटा है, जिसका हमने पेबैक भी कैलकुलेट करना सीखा था। हमें उसी इलस्ट्रेशन, उसी प्रोजेक्ट बी का डाटा लेके कहा जा रहा है कि अज्यूमिंग आर एज 10% NPV ऑफ द प्रोजेक्ट बताइए। तो अब कंपनी इज एवेल्युएटिंग प्रोजेक्ट बी, it will require initial investment of 20,000 and estimated future relevant cash flows over its life are as under year 1, 2, 3, 4, 5. It is expected that at the end of project life, capital asset can be disposed of for 20,000. अच्छा जी, इस डाटा को लेकर हमसे कहा जा रहा है प्रोजेक्ट बी की NPV बताइए।
तो जनाब हम इसको एनपीवी फॉर्मेट के लिए एनपीवी की कैलकुलेशन के लिए एक फॉर्मेट में लेके आते हैं और फिर हम कुछ एडिशनल डिस्कशन भी करेंगे। हम इलस्ट्रेशन 9 की बात कर रहे हैं और हमें जो डाटा दिया गया है प्रोजेक्ट का उसके मुताबिक हम पीरियड वाइज प्रोजेक्ट कैश फ्लोज डिटरमिन करेंगे और फिर हम डिस्काउंट फैक्टर और उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू लेंगे जो हमने तरीकाकार कल सीखा था। हमें प्रोजेक्ट में ईयर वाइज 1, 2, 3, 4, 5 ये कैश फ्लोज हमें बताए गए हैं। हम रुपीज़ मिलियन में सारी वैल्यूज़ लेते हैं। हमें कहा गया है अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे प्रोजेक्ट बी में पेज नंबर 7 पे नोट्स की हमारी इलस्ट्रेशन अवेलेबल है। इलस्ट्रेशन 9 हमें जो डाटा दिया गया है दैट इज़ इन रुपीज़ में डाटा है, रुपीज़ नॉट इन रुपीज़ मिलियन। हमें कहा गया है कि आप प्रोजेक्ट में जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये है आपको जो रिटर्न आने वाली है 10,000, 8,000, 6,000, 4,000 और 4,000। फिर इसके अलावा जो हमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन बताई गई है वो ये है कि अगर आप इस प्रोजेक्ट को करना चाहते हैं तो इस प्रोजेक्ट की जो इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट है वो 20,000 है और प्रोजेक्ट 5 साल के एंड पे 2,000 के ये एसेट आप बेच पाएंगे तो 5 साल बाद इसकी रेजिडुअल वैल्यू 2,000 है। ये प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट के कैश फ्लोज हैं, ये उस इन्वेस्टमेंट की डिस्पोजल के कैश फ्लोज हैं और ये प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट को चलाने से जो हम कमाएंगे ये उसके कैश फ्लोज हैं। जब हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल करते हैं तो उसमें हम तमाम कैश फ्लोज को नेट करके एक कॉलम में ले आते हैं। वो इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज हैं या वो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हैं। आप कैश फ्लोज का कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये इन्वेस्टिंग कैश फ्लो है, ये भी इन्वेस्टिंग कैश फ्लो है, ये ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हैं। तो हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल करते हुए इनमें डिफरेंशिएट नहीं करते, हम तमाम कैश फ्लोज को नेट करके अक्यूमुलेटेड शेप में लाते हैं। अक्यूमुलेटेड इन्वेस्टिंग एंड ऑपरेटिंग कैश फ्लोज की इंफॉर्मेशन हम बनाते हैं प्रोजेक्ट अप्रेजल के लिए। तो जनाब इस इंफॉर्मेशन को लेके बल्कि इस इंफॉर्मेशन में एक काम हम और कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए और वो काम ये है कि भाई ये कैश फ्लो भी ईयर 5 में है, ये भी ईयर 5 में है, तो हम इन दोनों को इकट्ठा कर सकते हैं। हम 4 की जगह इधर 6 ले लेते हैं, एक ही बात है। तो बजाय इसके कि 4 को भी 2 साल ये 5 साल के डिस्काउंट करें, 2,000 को लहदा 5 साल के डिस्काउंट करें, हम इन दोनों को इकट्ठा करके भी डिस्काउंट कर सकते हैं, एक ही बात है। तो ये जनाब हमारे फाइनल कैश फ्लोज हैं। अब हम डिस्काउंट फैक्टर, इसमें ये कैश फ्लोज इन्वेस्टमेंट तो हमारी ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू में होती है तो इसको तो डिस्काउंट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जितने भी फ्यूचर के कैश फ्लोज हैं उनके लिए हमने तो एक तरीका सीखा था कि हम एक डिस्काउंट फैक्टर यूज करेंगे 10% पे। और हमने डिस्काउंट फैक्टर का जो फार्मूला सीखा था दैट वाज 1 + r रेज़ टू पावर -n। ये हमारा डिस्काउंट फैक्टर का फार्मूला था और इस फार्मूला के मुताबिक अगर मैं फैक्टर यहाँ पे कैलकुलेट करूँ तो दिस इज 1.1 रेज़ टू पावर -1, 1.1 रेज़ टू पावर -2, 1.1 रेज़ टू पावर -3, -4, -5। ये फार्मूलाज भी मुझे याद होने चाहिए, ये फैक्टर भी मैं आसानी से निकाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यू मस्ट हैव एन इंट्रोडक्शन टू प्रेजेंट वैल्यू टेबल, है ना। इंट्रोडक्शन क्यों हमें यूज़ किया है ना, तो भाई यहाँ पे भी हम प्रेजेंट वैल्यू टेबल्स ही यूज़ किया करेंगे। तो जनाब ज़रा यहाँ पे दोबारा रिफ्रेश करते हैं। फार्मूलाज हमें पता है,
उनसे हम फैक्टर खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में हमें जब टेबल अवेलेबल है तो हम टेबल को ही यूज करना प्रेफर करेंगे। ये जी प्रेजेंट वैल्यू टेबल है। इस प्रेजेंट वैल्यू टेबल, इसको डिस्काउंट टेबल भी कहा जाता है। हमारे नोट्स में भी लास्ट पेज पे इसकी कॉपी नेक्स्ट है, ठीक है जी। नोट्स के जो आखिरी पेज है ये प्रेजेंट वैल्यू टेबल हमें वहां पे अवेलेबल है। तो इसके ऊपर ये फार्मूला भी आप देख रहे हैं गिवन है जो हमने सीखा है। तो इसका मतलब फार्मूला भी शायद याद करने की ज़रूरत नहीं, ये टेबल हमें ऑन डिमांड एग्जामिनेशन हॉल में अवेलेबल होते हैं। अब हम इसको अगर पढ़ना एक बार रिकॉल करें तो इसका ये टॉप का जो कॉलम है ये आर है, और ये सॉरी टॉप की रो आर है, और ये कॉलम एक्सट्रीम लेफ्ट एन है। तो आर हमारे प्रोजेक्ट के लिए 10% है, तो आर 10%, एन 1, वैल्यूज 0.909, और हमने ये जो फार्मूला लिखा है अगर इस फार्मूले का जवाब आप देखिए तो वो 0.909 ही आता है। तो हमें अब आइंदा ये फैक्टर लिखने की, फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। हम सिर्फ ऊपर 10% लिखेंगे और 10% 1 ईयर टेबल से वैल्यूज़ ले आया करेंगे। तो टेबल अगर आप अपने सामने जिन बच्चों के पास आकर खोल सकते हैं, 10% 2 ईयर 826, 10% 3 ईयर 0.751, 0.68, नेक्स्ट 621, ठीक है जी। तो ये जी प्रेजेंट वैल्यू टेबल के ऊपर हमने फार्मूला देखा। इस फार्मूले की वैल्यू चाहिए तो हमने 10% n 1 2 3 4 5 से वैल्यू उठा ली। अब हम प्रेजेंट वैल्यूज लेने जब चलते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे जनाब 10,000 इंटू 909, 9090, 6608, 4506, 372732, 3726। और एक बात हम यहाँ पे एक और सीख लेते हैं कि जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है वो ऑलरेडी प्रेजेंट में है, उसको हमें डिस्काउंट नहीं करना। तो जिस वैल्यू को हमने डिस्काउंट नहीं करना उसका डिस्काउंट फैक्टर हम 1 लिख के 20,000 को 1 से मल्टीप्लाई करके एज इट इज इसको 20,000 नेगेटिव कैरी कर लेते हैं। एंड हमारा एनपीवी का फार्मूला क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स का सम माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इसको नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका बड़ा आसान है कि आप सिंपली इस कॉलम का सम ले लीजिए, इन वैल्यूज का टोटल कीजिए और इसमें से इसको माइनस कीजिए। ये जरा ख्याल कीजिएगा, अक्सर बच्चे क्या करते हैं 20 में से इसको माइनस करना शुरू कर देते हैं, उससे साइन प्लस माइनस का उल्टा आ जाएगा। हमें एनपीवी का वैल्यू विद साइन चाहिए होती है, पता है ना आपको। तो उसके लिए तरीकाकार यही है, ये नेगेटिव वैल्यू है, इसको कैलकुलेटर में नेगेटिव फीड कीजिए, ये पॉजिटिव वैल्यूज है, इनको पॉजिटिव फीड कीजिए। सिंपली आप इस कॉलम का सम करेंगे तो ये सम आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू मिलेगी। कितनी है जी? 6665, एंड इट इज पॉजिटिव, ऐसा ही है जी। तो हमसे कहा क्या बोल रहे हैं? ये नेट प्रेजेंट वैल्यू 6665 है। नेट प्रेजेंट वैल्यू मैंने लिखी है। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है? पीवी ऑफ बेनिफिट्स माइनस पीवी ऑफ इन्वेस्टमेंट। सिंपली सम ऑफ दिस कॉलम इज योर नेट प्रेजेंट वैल्यू। बजाय मैं एक लाइन में लिखूं अलहदा अलहदा, नेट प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला अगर आप लाना चाहें तो वो ये था, पीवी ऑफ फ्यूचर बेनिफिट्स माइनस पीवी ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसको अगर इस इक्वेशन में डालेंगे तो इनका सम करके डालेंगे यहां पे और ये वैल्यू डालेंगे यहां पे, तो आपकी कैलकुलेशन बन रही होगी 26665 माइनस 20,000 और एनपीवी आप ला रहे होंगे 665। तो हम जरा स्मार्टली प्रेजेंट करते हैं, हम ये फार्मूले को लिखना और ये स्टेप को स्किप करते हैं। हम सिंपली इस कॉलम का सम लेते हैं तो हमें ये वैल्यू मिलती है। एग्रीड जी? नेट प्रेजेंट वैल्यू 6665 आ रही है, 662 जी। नेट प्रेजेंट वैल्यू 662।
जी, नेट प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशन, कोई सवाल? हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की, वो पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू हमें क्या बता रही है कि बेनिफिट्स आर मोर देन द कॉस्ट। व्हेन बेनिफिट्स आर मोर देन द कॉस्ट, तो हम एनपीवी डिसीजन रूल भी यहां पे रिकॉल कर लेते हैं। पॉजिटिव एनपीवी का मतलब प्रोजेक्ट इज फीजिबल, इट शुड बी एक्सेप्टेड। तो प्रोजेक्ट के एनपीवी की कैलकुलेशन पे हमने बात कल देखी थी, आज हमने उसको रिवाइज किया। कल हमने प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी का रूल भी पढ़ा था। पॉजिटिव एनपीवी पे हम एक्सेप्ट करते हैं, नेगेटिव पे रिजेक्ट करते हैं। तो हमारे हिसाब से कल हमने प्रोजेक्ट ए की फिजिबिलिटी देखी थी, वो भी फिजिबल है क्योंकि उसकी एनपीवी भी पॉजिटिव थी। आज हमने प्रोजेक्ट बी को प्रेज किया, वो भी फिजिबल है, उसकी एनपीवी पॉजिटिव है। लेकिन अगर प्रोजेक्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो फिर हमें फैसला करना पड़ेगा इनमें से बेहतर कौन सा है। सो रूल इज प्रोजेक्ट विद हायर एनपीवी इज बेटर। सो ए की एनपीवी क्या थी? 14,000 समथिंग, बी की एनपीवी इज 6,000। सो प्रोजेक्ट ए इज बेटर। एनपीवी मेथड के तहत प्रोजेक्ट्स के कंपैरिजन का रूल, प्रोजेक्ट विद हायर एनपीवी इज बेटर। जिस प्रोजेक्ट की एनपीवी हायर है, नेट प्रेजेंट वैल्यू जिस प्रोजेक्ट की ज्यादा है, वो अच्छा है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स हैं तो आप वो प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे जिसकी एनपीवी हायर पॉजिटिव है। नेगेटिव एनपीवी तो फिजिबल है नहीं है, उसको तो हमने करना ही नहीं है, ठीक है। पॉजिटिव एनपीवी में वी आर इंक्लाइंड टू इन्वेस्ट, और अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट आ जाए तो वील इन्वेस्ट ऑन इन दैट प्रोजेक्ट विच हैज हायर पॉजिटिव एनपीवी। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? जी बेटा। बेटा मैंने जैसे इलस्ट्रेशन 9 की थी वैसे ही इलस्ट्रेशन, जैसे इलस्ट्रेशन 8 की थी मैंने इलस्ट्रेशन 9 भी वैसे ही की है। इसमें बस थोड़ा फ़र्क, एक गलती मुझसे क्या होगी कि मैंने इलस्ट्रेशन देखा नहीं, तो उसमें हमारे इलस्ट्रेशन 8 में डाटा रुपीज़ इन 1000 में था, मैंने उसको भी मिलियन में लेके कर दिया, बट इट डज नॉट मैटर, ठीक है जी। ये थोड़ा सा फ़र्क रह गया। हमने ये मिलियन में डाटा ले लिया, जबकि मेरे पास ये किताब में ये क्वेश्चन रुपीज़ में ही हल हुआ था, ये 90,000, 30,000, 40,000 ही था, तो ये थोड़ा सा एक फ़र्क रह गया है। अदरवाइज़ कोई इशू नहीं, क्योंकि किताब थी नहीं मेरे पास भी, मैंने भी नहीं खोला उसको। तो ये एनीवेज यहाँ पे भी ये इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज हैं, ये ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हैं, और ये फिर इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज हैं। तो मैंने जो आपको आज चीज़ सिखाई, एक स्टेप जो आगे गया, जो एडिशनल टर्म्स मैंने आपके साथ बोली, वो सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा एक स्टेप आगे ले जाने के लिए। कल मैंने आपको सिर्फ कैश फ्लोज कहा था, आज मैंने आपको कैश फ्लोज में थोड़ी आइडेंटिफिकेशन कर दी कि ये जो कैश फ्लोज हमने लिए थे कल, जो आज हमने कैश फ्लोज लिए हैं इलस्ट्रेशन 9 में, ये दो तरह के कैश फ्लोज हैं। क्योंकि आई अंडरस्टैंड आपने कैश फ्लोज का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है और आपको इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज और ऑपरेटिंग कैश फ्लोज का फ़र्क पता है। तो हमारे ये जो टोटल प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज हैं, इनमें ये भी इन्वेस्टिंग कैश फ्लो है, ये भी इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज है, क्योंकि ये दोनों कैश फ्लोज इनिशियल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट की में करते हुए उससे रिलेटेड हैं। और ये हमारे ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हैं कि हम कैपिटल एसेट को यूज़ करके जो 5 सालों में कमा रहे हैं, इसमें खैर दोनों हिस्से आ गए, बाद में 4,000 2,000 इकट्ठा हो गया। तो मैंने जो आपसे कहा कि हम प्रोजेक्ट अप्रेजल करते हैं, प्रोजेक्ट अप्रेजल में हम इन्वेस्टिंग एंड ऑपरेटिंग कैश फ्लोज को क्यूमुलेटिवली असेस कर रहे होते हैं, हम इनको इकट्ठा कर लेते हैं, हम इनफ्लो और आउटफ्लो के कॉन्टेक्स्ट में इनको लेके चलते हैं। इन्वेस्टमेंट है तो वो इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज है, आउटफ्लो है वो इन्वेस्टिंग कैश फ्लो भी हो सकते हैं, आउटफ्लो आपका ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी हो सकता है। जैसे आप मटेरियल की कॉस्ट भी तो पे करते हो, लेबर की कॉस्ट भी पे करते हो, वो भी आउटफ्लो है, लेकिन वो रेवेन्यू से यहाँ पे नेट होकर रिफ्लेक्ट हो रही है। ये नेट कैश फ्लोज है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, और ये आपके कैपिटल एसेट की कैश फ्लोज हैं जो प्रोजेक्ट के शुरू में आपने की हैं। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? बेटा मैं एडवाइस करूंगा कि आप इस आदत को बदल लें तो अच्छी बात है। उसकी वजह यह है कि कैलकुलेटर से करने की वजह से एक अननेसेसरी आप एक एरर का रिस्क कैरी कर रहे हो।
आपसे गलती होने का रिस्क है कि आपसे बटन गलत एक्स्ट्रा इधर ऊपर नीचे दब गया तो गलती हो सकती है। मुझे लगता है कि आप अपने आप को अगर टेबल को देख के क्वेश्चन करने की आदत डालोगे तो आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और आपका एरर रेट भी लो होगा। एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है, मतलब कम टाइम में आप क्वेश्चन करने के काबिल होते हो, क्योंकि कॉपी पेस्ट करना आसान और कैलकुलेटर का बटन दबाना फिर वैल्यू लिखना फिर बटन दबाना वैल्यू लिखना बनिस्बत के आपने टेबल सामने खोला पर उससे देख के आपके लिखो तो ये आपके लिए आसानी भी है और मुझे लगता है इसमें एरर रेट भी लो रहेगा। तो आई विल एडवाइस के आप स्विच कर जाएं टेबल के यूज़ के ऊपर, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा जी, हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू पे बात की और नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन, नेट प्रेजेंट वैल्यू का डिसीजन रूल, कंपैरिजन का भी, फिजिबिलिटी का भी। अब एक स्टेप थोड़ा आगे मैं आपको लेकर चलना चाहता हूं कि हमने ये जो कैलकुलेशन की है इसमें हमने जो आर यूज़ किया वो आर क्या होता है उसका थोड़ा मतलब समझना चाहेंगे, और जो हमने एनपीवी कैलकुलेट किया है ये एनपीवी हमें बता क्या रही होती है। मैं डाटा अगर थोड़ा सा आपके साथ अपना समराइज करूं, मैं प्रोजेक्ट ए जैसे हमने कल किया था, आल्दो हमने उसको रुपीज़ इन मिलियन के हिसाब से कर लिया, लेकिन मैं उसको दोबारा ज़रा रुपीज़ इन थाउजेंड में अगर वो डाटा होता तो एनपीवी कैसे होती? एनपीवी एट आर 10%, प्रोजेक्ट ए की हमने कैलकुलेट की थी 14 पॉइंट क्या थी वो 740, अगर रुपीज़ में होती तो शायद वो ऐसे 14.740 है, और प्रोजेक्ट बी की एनपीवी जो हमने आज कैलकुलेट की है वो 6662 है रुपीज़ में। ठीक है जी, तो ये हमारे पास दो प्रोजेक्ट्स की एनपीवी हैं। अब हम जानना चाहते हैं, हम सीखेंगे मतलब सीखेंगे कि आर 10% है, ये हमें क्या बता रहा है, और ये जो एनपीवी आई है ये एनपीवी क्या है। हमने ये तो सीख लिया जी, पॉजिटिव तो एक्सेप्ट कर लो, लेकिन असल में ये हमें बता क्या रही है। तो जनाब इसको समझने के लिए आप एक दफ़ा फिर प्रोजेक्ट ए का ही डाटा लीजिए। मैं इसका मतलब समझाने के लिए आपको प्रोजेक्ट ए की तरफ लेकर चलता हूं। प्रोजेक्ट ए के मैं आपसे कैश फ्लोज अगर एक आपके सामने लाऊं तो जनाब उसमें इन्वेस्टमेंट थी, हम इलस्ट्रेशन 8 से अगर मैं डाटा उठाऊं तो 90,000 की इन्वेस्टमेंट है इसमें, और 1 2 3 4 5 जो कैश फ्लोज इसके बाद हमें आ रहे हैं वो 40,000, 30,000, 20,000, 20,000, 20 प्लस 4 24,000, ऐसा ही है ना, 4,000 रेजिडुअल वैल्यू भी वो भी ऐड कर दिया। अच्छा, ये एक प्रोजेक्ट है जिसकी हमने फिजिबिलिटी कल असेस की। अब प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी का मेथड असल में रियल लाइफ में होता क्या है? आपने सबसे पहला स्टेप जो किसी प्रोजेक्ट की अप्रेजल में आता है वो प्रोजेक्ट की का आइडिया होता है कि आप क्या कारोबार करना चाहते हो। सबसे पहले बिजनेसमैन के ज़हन में एक आइडिया आता है कि आप कारोबार क्या करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा जी, हमारे ज़हन में एक आइडिया आया प्रोजेक्ट ए, वी मस्ट इन्वेस्ट इन प्रोजेक्ट ए। सेकेंड स्टेप होता है कि भाई अगर हम प्रोजेक्ट ए करना चाहते हैं, हाउ मच इन्वेस्टमेंट टुडे वी नीड टू इनिशिएट दैट प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट अप्रेजल में सेकेंड स्टेप है। आप प्रोजेक्ट के लिए जो इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है वो एस्टिमेट करते हैं कि भाई हमें इसके लिए लैंड चाहिए होगी, बिल्डिंग चाहिए होगी, प्लांट चाहिए होगा, स्टॉक लेना पड़ेगा, कितना पैसा चाहिए आज हमें। आपने एस्टिमेट किया जिसे 90,000। नेक्स्ट स्टेप कि अगर हम आज ये पैसा लगाएंगे तो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न ओवर द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। अंदाजा लगाया जाता है कि भाई अगर हम ये फैक्ट्री लगाएंगे तो हम सालाना पहले साल इतने यूनिट, दूसरे साल इतने यूनिट, इस प्राइस पे बेचेंगे, इतनी कॉस्ट होगी, तो नेट हमें कितना बचेगा हर साल, ये हम अंदाजा लगाते हैं। तो हम जो बिजनेस करना चाहते हैं पहले उसका आइडिया लिया, फिर उसकी इन्वेस्टमेंट का एस्टिमेट किया, फिर उसका फ्यूचर का अंदाजा लगाया कि हम उससे फ्यूचर में क्या जनरेट कर पाएंगे, क्या कमा पाएंगे। जब आपने ये अंदाजा लगा लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रोजेक्ट करने जा रहे हो, आपने कहा जी हम ये पैसे इन्वेस्ट करें तो हमें ये रिटर्न आएगी। अब क्या ये हमें एक्सेप्टेबल है या नहीं, इसका अगला स्टेप आता है कि इस प्रोजेक्ट के लिए पैसे कहां से आने हैं भाई।
90 लगा के ये कमाना है, तो ये 90 लगाने के लिए लाएंगे कहां से? लेट्स अज्यूम फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन एंड अंडरस्टैंडिंग कि मैंने अपने कारोबार की तरफ नजर दौड़ाई, तो मुझे लगा भाई ये फैक्ट्री लगाने के लिए मेरे पास तो अपने पैसे नहीं पड़े, मेरे पैसे तो सारे दूसरी फैक्ट्रीज में लगे हुए हैं, तो इस पैसे के लिए तो मुझे कोई इन्वेस्टर में लाना पड़ेगा साथ। तो मैंने एक इन्वेस्टर से राब्ता किया कि भाई ये कारोबार मैं करना चाह रहा हूं, तो मेरे से मुझे ये 90,000 दोगे? लेट्स अज्यूम फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी दैट इन्वेस्टर इज बैंक, बट वी ऑल नो बैंक से पैसा, बैंक का सूद इज हराम इन इस्लाम, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैंने बैंक से राब्ता किया, जी मुझे ये 90,000 चाहिए आप इस कारोबार के लिए, क्या आप मुझे 90,000 ये दे सकते हैं इस कारोबार में इन्वेस्टमेंट के लिए? तो बैंक कहता है जी मैं 90,000 तो दे दूंगा, बैंक इज माई इन्वेस्टर नाउ, मैं 90,000 दे दूंगा, लेकिन मुझे 10% रिटर्न चाहिए सालाना। तो अगर तो आप मुझे 10% रिटर्न सालाना देने पर तैयार हैं, आई एम विलिंग टू इन्वेस्ट इन योर प्रोजेक्ट। अब बैंक ने मुझसे 10% रिटर्न मांगी, अब मुझे असेसमेंट, एवैल्यूएशन की जरूरत है। वो एवैल्यूएशन क्या करनी है? क्या इस प्रोजेक्ट से मैं बैंक को 10% रिटर्न देने के बाद अपने लिए कुछ बचेगा मेरे पास? अगर तो बैंक को 10% रिटर्न देने के बाद मेरे लिए कुछ बचता है तो मैं बैंक की प्रपोजल एक्सेप्ट करके प्रोजेक्ट करूंगा, लेकिन अगर बैंक को रिटर्न देने के बाद मेरे लिए कुछ बचता ही नहीं है तो मुझे प्रोजेक्ट करने का कितने नफलों का सवाब? तो अब मैं देखना चाहूंगा, मैं आई रिपीट, मैंने प्रोजेक्ट का आइडिया जनरेट किया, मैंने प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट का अंदाजा लगाया, मैंने इस इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न का अंदाजा लगाया, फिर मैं इन्वेस्टर के पास गया, इन्वेस्टर ने मुझे डिमांड बता दी कि भाई मेरा रिक्वायर्ड रिटर्न 10% है, रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर इज 10%। अब मुझे असेस करना है कि मैं इस प्रोजेक्ट में से इन्वेस्टर को उसका रिटर्न दे दूं तो क्या मेरे लिए कुछ बचता है? तो इसके लिए नेट प्रेजेंट वैल्यू हमने इस्तेमाल किया। नेट प्रेजेंट वैल्यू को अगर आप समझो तो हमने किया क्या था, हमने ये जो फ्यूचर बेनिफिट्स है 134,000, इनको हमने डिस्काउंट करके इनकी प्रेजेंट वैल्यू 10% पे कैलकुलेट की थी और वो आई थी 104,740। ऐसा ही है जी? मैंने फ्यूचर बेनिफिट्स को जब डिस्काउंट किया 10% पे तो प्रेजेंट वाली आई 104,740। डिस्काउंटिंग प्रोसेस में अगर आप समझो तो मैंने इन्वेस्टर की रिटर्न काटी कि फ्यूचर में जो मैं कमाऊंगा उसमें से इन्वेस्टर को 10% दूंगा मैं, तो 10% तो पहले निकालो इसमें से। इसकी बैकएंड पे कैलकुलेशन है, उसकी डिटेल में हम नहीं जाते, इसकी बैकएंड पे जो बारीकियां हैं कैलकुलेशन को C5 में समझेंगे। आपके सामने सिर्फ लाल एक मैं समझे ऊपरी सी पिक्चर रख रहा हूं ताकि आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आ जाए। तो मैंने जब डिस्काउंटिंग की है फ्यूचर कैश फ्लो को 10% पे, तो इस डिस्काउंटिंग प्रोसेस में मैंने इन्वेस्टर की रिटर्न माइनस किया, समझो ये इन्वेस्टर की रिटर्न माइनस कर दी। अब क्या ये सारा पैसा मेरा है रिटर्न देने के बाद? इन्वेस्टर को क्या उसकी सिर्फ रिटर्न देनी है, उसका असल पैसा नहीं वापस करना? असल पैसा भी वापस करना है। ये मैंने रिटर्न दी, इसके बाद मैंने इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस की, यही क्या था ना एनपीवी कैलकुलेशन, इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस की। अब एनपीवी जिस वैल्यू को मैं कह रहा हूं वो क्या है? 17740। अब जरा एनपीवी का मतलब समझो क्या है कि एक कारोबार की फ्यूचर रिटर्न में से इन्वेस्टर को उसकी रिटर्न दे दें और इन्वेस्टर को उसका असल भी दे दें, तो फिर जो अमाउंट बचती है वो एनपीवी कहलाती है। अब मैं अगर इस प्रोजेक्ट को, इस कैलकुलेशन को समझूं कि अगर मैं ये प्रोजेक्ट करता हूं इन्वेस्टर से 90,000 लेके, प्रोजेक्ट मेरा है, इन्वेस्टर से 90,000 लिया, अगर मैंने ये प्रोजेक्ट किया, इन्वेस्टर को उसकी रिटर्न भी दे दी, इन्वेस्टर को उसका असल भी दे दिया, उसके बाद भी मेरी जेब में पैसे बच गए। प्रोजेक्ट शुरू किया था, मेरी जेब खाली थी, प्रोजेक्ट खत्म किया, मेरी जेब में ये पैसे बचे हैं। ऐसी है ना कहानी। अब तो अब हम यहां से आर का मतलब भी समझ सकते हैं, अब यहां से एनपीवी का मतलब भी समझ सकते हैं। आर का मतलब है इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न,
ये पैसा है जो इन्वेस्टर हमारे कारोबार में लगाएगा और उसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है, जिसको हम इस पैसे को, बाय द वे अगर आप समझ पाओ, ये जो पैसा है ये कैपिटल प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट हुई है या रेवेन्यू इन्वेस्टमेंट है? दिस इज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। जो आपका नॉलेज बताता है उस नॉलेज के मुताबिक बताइए, कैपिटल में प्रोजेक्ट में जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं या शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं? लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं। तो एक आप हमारे सब्जेक्ट के रेफरेंस से टर्म याद रखिए, लॉन्ग टर्म फंड्स इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस, उनको हम कैपिटल कहते हैं। एक तो कैपिटल एसेट की टर्म है ना, कैपिटल एसेट भी लॉन्ग टर्म एसेट। इसी तरह कैपिटल जो फंड्स हैं वो भी लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं। कैपिटल की टर्म लॉन्ग टर्म के लिए यूज की जाती है। वैसे जब आपने अकाउंटिंग से तारुफ लिया होगा तो तब आपको शायद कैपिटल से मुराद समझाया गया था अकाउंटिंग में शेयर होल्डर्स मनी, शायद ये बताया गया होगा आपको। तो अब यहां पे थोड़ा सा हम फर्क रख लेते हैं। हमारी इस सब्जेक्ट के में जब आते हैं तो यहां पे हम कैपिटल से मुराद सिर्फ शेयर होल्डर मनी नहीं लेते, हम कहते हैं कैपिटल दो तरह का होता है, एक इक्विटी कैपिटल होता है और एक डेट कैपिटल होता है। इक्विटी कैपिटल जो होता है वो शेयर होल्डर मनी होता है, डेट कैपिटल लोन होता है, लॉन्ग टर्म लोन। आप कैपिटल प्रोजेक्ट में जो पैसा लाते हो वो इक्विटी से भी आ सकता है, वो लॉन्ग टर्म लोन से भी आ सकता है, वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से भी आ सकता है। कैपिटल प्रोजेक्ट के लिए पैसा कैसे आएगा, सोर्सेज की डिटेल क्या है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, सोर्सेज ऑफ कैपिटल फाइनेंस, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमारे लिए इतना ही काफी है कि कैपिटल प्रोजेक्ट में जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है वो कैपिटल होता है, और कैपिटल हम इन्वेस्टर से हासिल करेंगे। वो इन्वेस्टर इक्विटी इन्वेस्टर भी हो सकता है, वो इन्वेस्टर डेट इन्वेस्टर भी हो सकता है। हम जिस इन्वेस्टर से भी प्रोजेक्ट के लिए कैपिटल मांगेंगे वो इन्वेस्टर अपने कैपिटल पे रिटर्न मांगेगा। जिस इन्वेस्टर से भी हम शेयर होल्डर से पैसा मांगे उसको भी रिटर्न चाहिए, हम बैंक से पैसा मांगे उसको भी रिटर्न चाहिए। जिस भी इन्वेस्टर से हम कैपिटल लेंगे वो रिटर्न डिमांड करेगा, और जो इन्वेस्टर को कंपनी ने रिटर्न देनी है वो कंपनी की कॉस्ट है। ऐसा ही है, इन्वेस्टर के लिए वो रिटर्न है अपनी इन्वेस्टमेंट पे, कंपनी के लिए वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। तो ये जो आर है जिसको हम रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर कह रहे हैं, इसको हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं। ये भी हमारा चैप्टर है, एक नया चैप्टर हमारे सिलेबस में आया है CFAP के सिलेबस से। तो हमने पहले हम पढ़े हैं कैपिटल प्रोजेक्ट अप्रेजल, इसके बाद हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ कैपिटल, कैपिटल प्रोजेक्ट के लिए जो पैसा चाहिए वो कहां से आ सकता है, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैसे कैलकुलेट की जा सकती है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस में हमने 3 चैप्टर पढ़ने हैं, लेकिन अभी सिर्फ इन टर्म्स से हम तारुफ ले रहे हैं। मैं अगर समराइज करूं हमारी लर्निंग यहां तक जो है, आर का मतलब है हमारे एनपीवी एनालिसिस में कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आर का मतलब है हमारे एनपीवी एनालिसिस में हमारे इन्वेस्टर जिससे हम प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं उसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो हम जब एनपीवी एनालिसिस परफॉर्म करना चाहते हैं, एनपीवी एनालिसिस में हम क्या कर रहे हैं, हम प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज को, फ्यूचर रिटर्न्स को आर पे डिस्काउंट करते हैं। मतलब हमने फ्यूचर रिटर्न्स में से इन्वेस्टर की रिटर्न माइनस कर दी, ये हमें पीवी ऑफ बेनिफिट्स मिली। फिर हम इसमें से जब इन्वेस्टमेंट लेस कर रहे हैं तो हमने इन्वेस्टर को उसका असल भी वापस कर दिया। एनपीवी जो अब मिली, अब एनपीवी का फाइनली मतलब समझ लीजिए, एनपीवी बता रही है कि मैं जो बिजनेस का शेयर होल्डर हूं,
ये बिजनेस का ऑनर शेयर होल्डर मैं था, मैंने इन्वेस्टर से पैसा लेकर कारोबार किया, इन्वेस्टर को उसकी रिटर्न भी दे दी, इन्वेस्टर को उसका असल भी दे दिया, ये मेरे पास पैसे बच गए। प्रोजेक्ट के शुरू में मैं एम्प्टी पॉकेट था, खाली जेब थी, प्रोजेक्ट करने का नतीजा क्या है, मेरी जेब में ये पैसे बचेंगे। एनपीवी इज मेजरिंग इंक्रीज इन, एनपीवी इज मेजरिंग, इंक्रीज की जगह मैं इसको चेंज कह देता हूं, चेंज इन शेयर होल्डर्स वेल्थ। एनपीवी पॉजिटिव है, पॉजिटिव एनपीवी मीन इंक्रीज इन वेल्थ। अगर एनपीवी नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव एनपीवी का मतलब होता है डिक्रीज इन वेल्थ। तो एनपीवी जो है वैल्यू, वो आपको बताती है कि प्रोजेक्ट करने के नतीजे में शेयर होल्डर की वेल्थ में क्या चेंज आएगा। हम बैंक से 90,000 लेके, मैं बैंक से 90,000 लेके प्रोजेक्ट करूं, बैंक का 10% रिटर्न भी दे दूं, बैंक का 90,000 वापस भी कर दूं, तो मेरी जेब में 14,740 बचेगा। प्रोजेक्ट से पहले मैं जीरो था, प्रोजेक्ट करने से मैं इतना अमीर हो गया, इसका मतलब मेरी वेल्थ में चेंज आया। तो चेंज आया, पॉजिटिव वैल्यू है, मेरी वेल्थ में इंक्रीज है। अगर ये नेगेटिव वैल्यू है तो मेरी वेल्थ में कमी आएगी। इसीलिए हम कहते हैं कि भाई पॉजिटिव एनपीवी तो प्रोजेक्ट करो, नेगेटिव एनपीवी हो तो प्रोजेक्ट ना करो, क्योंकि कारोबार करने का मकसद क्या है, कुछ कमाना। तो अगर तो पॉजिटिव एनपीवी है, मेरी वेल्थ में इजाफा हो रहा है, मतलब मैं कुछ कमा रहा हूं, मैं करूंगा। लेकिन नेगेटिव एनपीवी है मेरा, इसका मतलब है प्रोजेक्ट करने से वेल्थ में कमी आएगी, तो मैं क्यों गंवाऊं कुछ, मैं ऐसा प्रोजेक्ट नहीं करूंगा जिसमें मेरी जेब से कुछ चला जाए। तो पॉजिटिव एनपीवी पे हम एक्सेप्ट करते हैं, नेगेटिव एनपीवी पे हम रिजेक्ट करते हैं। तो फाइनलाइज समराइज करते हुए हमें जो मतलब अभी सीखने हैं दो, आर का मतलब, ताकि आगे चलते हुए में आसानी रहे सवाल करने में। आर का मतलब इन्वेस्टर जो पैसा डालता है उसका रिक्वायर्ड रिटर्न, जिसको हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। और एनपीवी का मतलब प्रोजेक्ट करने के नतीजे में शेयर होल्डर की वेल्थ में क्या चेंज आता है। पॉजिटिव एनपीवी का मतलब शेयर होल्डर वेल्थ में इजाफा, नेगेटिव एनपीवी का मतलब शेयर होल्डर वेल्थ में कमी। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? जी बेटा। बेटा शेयर होल्डर भी जब पैसा लगाता है तो शेयर होल्डर को भी अपने पैसे पे रिटर्न चाहिए। वो भी देखना चाहता है कि कारोबार से मुझे कितनी रिटर्न आ रही, क्या रिटर्न आ रही है कि नहीं आ रही। शेयर होल्डर कारोबार से रिटर्न भी चाहता है और शेयर होल्डर अपने पैसे की प्रोटेक्शन भी चाहता है कि मेरा पैसा भी प्रोटेक्टेड रहे। वो पैसा बेशक निकाले ना, लेकिन वो जानना चाहता है कि कारोबार में मेरे पैसे में इजाफा आ रहा है, कि मैंने कारोबार में 90 डाला, मुझे इतनी उस पर इनकम चाहिए, मुझे इनकम दो। और इनकम देने के बाद क्या मेरे पैसे में इजाफा हुआ है, कि कैसा तो नहीं कि मेरा पैसा असल डूब गया। तो ये पॉजिटिव वैल्यू क्या बता रही है कि असल पैसा इंटैक्ट है, उससे भी ज्यादा पैसे आपके बन गए कारोबार में। ठीक है, अगर ये वैल्यू नेगेटिव है इसका मतलब आपका पैसा असल जो है वो डूबना शुरू हो गया। तो इन्वेस्टर वो शेयर होल्डर है या वो बैंक है, किसी ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा नहीं लगाता जहां पे उसका असल भी डूब जाए। इन्वेस्टर को जो बैंक है उसको अपनी रिटर्न भी चाहिए, उसको अपना असल पैसा भी चाहिए, और जो इन्वेस्टर है, जो शेयर होल्डर है, उसको रिटर्न भी चाहिए, उसको भी अपना असल पैसा चाहिए। ठीक है, और अगर असल पैसे में इजाफा आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। जी एनी क्वेश्चन, कोई और सवाल? जी बेटा। बेटा इंटरेस्ट नहीं लेगा बट इनकम तो चाहिए ना उसको, क्योंकि कल हमने पढ़ा था टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इन्वेस्टर जब कारोबार में पैसा लगा रहा है जो कि उसको कल को वापस आना है, तो देयर इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आज पैसा लगाएगा, कल आएगा। आज से कल के दरमियान अगले या से 2 सालों में, 5 सालों में इन्फ्लेशन भी है, रिटर्न भी कमानी है और रिस्क भी ले रहे हैं, कारोबार में डूब भी सकता है। तो इन सब के अगेंस्ट उसको कुछ रिटर्न तो चाहिए ना, पैसा वो कुछ रिटर्न के लिए लगाता है। बगैर उसमें ये अलग बात है कि वो रिटर्न फॉर द टाइम बीइंग, आप कह सकते हैं कि वो फिक्स रिटर्न बैंक की तरह इंटरेस्ट तो नहीं होती वो, यस वो फिक्स नहीं होती, बट उसको एक सर्टन लेवल से ऊपर रिटर्न चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको बताया जाए
कि बैंक में लीव असाइड फॉर द टाइमिंग हलाल हराम, ऑल्दो बीइंग मुस्लिम हमें उसका ख्याल रखना है, हम उसको अगर फॉर द टाइमिंग साइड पर रखें, आपको कहा जाए जी बैंक में पैसा रखते हो, बैंक आपको साल का 10% देता है। कोई एक इंसान आपके पास ऑप्शन लेके आए कि भाई आप मेरे कारोबार में पैसा लगाएं, यहां से हम 5% सालाना रिटर्न देंगे आपको। पहला सवाल मैं आपसे अगर करूं, क्या बैंक से जो 10% मुनाफा बैंक आपको ऑफर कर रहा है, क्या वो गारंटीड है? क्या आपको एक कारोबारी पार्टनर जिसने आपको अप्रोच किया वो 5% मुनाफा ऑफर कर रहा है, क्या वो गारंटीड है? अब आप बताइए, अगर 5% कारोबार में रिटर्न है जो कि गारंटीड नहीं है, 10% बैंक में रिटर्न है जो गारंटीड है, इन कंपैरिजन, आई रिपीट, बीइंग मुस्लिम वी नो बैंक इंटरेस्ट इज हराम, लेकिन लीव असाइड दैट थिंग, कमर्शियल टर्म के लिहाज से आपकी चॉइस क्या है? बैंक। अब मैं कहता हूं जी, कारोबारी पार्टनर भी कहता है जी 10% ही ले लो मुझसे, मैं भी 10%, हमारा कारोबार में उम्मीद है 10% ही देगा, व्हाट इज योर चॉइस? क्योंकि भाई कारोबार में रिस्क है, रिस्क लेके भी 10 की उम्मीद ही है, उधर 10 की गारंटी है बगैर रिस्क है, तो भाई सीधी सी चॉइस है बैंक। हाँ, कारोबारी पार्टनर कहे कि भाई मेरे कारोबार में पैसा लगाओ, 20% आने की उम्मीद है, गारंटी नहीं है, उम्मीद है, फिर बोलो। अब आप सोचोगे कि हाँ भाई 20% रिस्क लेते हैं तो रिटर्न भी तो ज्यादा आने की उम्मीद है। अब आप सोचोगे, आप तो इन्वेस्टर भी कारोबार में पैसा लगाते हैं तो उसके जहन में एक नंबर होता है कि भाई इतना नंबर तो आना चाहिए ना कारोबार से, 10 तो बैंक से आता है तो कारोबार से 15, 18, 20 तो आना चाहिए। तो भाई ये देखा जा रहा है कारोबार से कितना आना चाहिए, क्या वो आ रहा है? शेयर होल्डर भी ये कैलकुलेशन परफॉर्म करता है। पैसा अगर मैं अपना डाल रहा हूं एज अ बिजनेसमैन, शेयर होल्डर पैसा डाल रहा है, वो भी ये कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा कि भाई मुझे उधर से 5 आता है, इधर से 6 आता है, इधर से 10 आए तो मैं सोचूं। अब ये कैसे कैलकुलेट करना है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारा एरिया है बाय द वे, ठीक है, हमने आगे पढ़ना है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग शेयर होल्डर पैसा डालेगा, वो भी उसको भी रिटर्न चाहिए, कम से कम इतनी रिटर्न आए तो मैं इस कारोबार में पैसा डालूंगा, ठीक है। तो वो कम से कम रिटर्न शेयर होल्डर की भी है, वो कम से कम रिटर्न बैंकर की भी है। जी बेटा, नहीं बेटा, ये वो अमाउंट है 134, पहले समझो, जो हमने कारोबार के 5 सालों में कमाई, इस कमाई में से बैंक को 10% पे कर दें तो फिर हमारे पास क्या बचा? रिटर्न पे करने के बाद बैंक को क्या बचा? फिर इसमें से बैंक का प्रिंसिपल वापस करेंगे हम, तो ये मेरी जेब में बच गया पैसा। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? तो हमने यहां पे आर का मतलब ब्रीफली समझा, आगे पूरा चैप्टर इस पे जाके पढ़ेंगे आर के ऊपर। हमने यहां पे एनपीवी का मतलब, अभी मैं फिर जरा क्लियर कर दूं कि एनपीवी की पूरी गहराई नहीं मैंने अभी आपसे शेयर की, शायद आगे 2, 4, 5 लेक्चर में मजीद इसकी क्लैरिटी आपको आ जाए। फिलहाल मैंने आपको फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग जितना हमें यहां से ऑनवर्ड चाहिए वो मैंने आपको चीजें क्लियर की हैं आर की और एनपीवी के ऊपर। बाकी आगे चल के मजीद इस पर क्लैरिटी शायद इंशाअल्लाह में और मिलती जाएगी। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल नहीं आता? प्रॉफिट अकाउंटिंग की टर्म है जो कि रेवेन्यू माइनस कॉस्ट होती है, और कॉस्ट में नॉन कैश चीज़ें भी आ रही होती हैं। तो प्रॉफिट अकाउंटिंग का मेथड है, उसके तहत कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पे एनपीवी में आपने देखा हमने प्रॉफिट नहीं कैश फ्लो यूज़ किए हैं। दिस इज़ नॉट प्रॉफिट, ठीक है। नेट प्रेजेंट वैल्यू इज़ नॉट योर प्रॉफिट। जी एनी अदर क्वेश्चन, कोई और सवाल? बेटा कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है, इन्वेस्टर को कितनी रिटर्न चाहिए, इन्वेस्टर ने जो ये अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट की है, ये उन तीनों फैक्टर के अगेंस्ट है। ये इन्फ्लेशन को भी कवर कर रहा है, मे बी इसमें 5% इन्फ्लेशन की वजह से है, इसमें अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट भी है, इसमें रिस्क भी है। ये तीनों फैक्टर्स को कवर करके 10% की फिगर निकाली जाती है। इन्फ्लेशन इसमें 4-5% शायद होगी इसमें भी, ठीक है। तो हमने जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के 3 फैक्टर्स पढ़े थे, तीनों फैक्टर के अगेंस्ट ये रिक्वायरमेंट है इन्वेस्टर की।
जी एनी अदर क्वेश्चन? जी बेटा बैंक ने 10% भी जो डिटर्मिन किया होता है वो इन्फ्लेशन से के इनकॉर्पोरेट करने के बाद होता है। बैंकों का इंटरेस्ट रेट हमेशा इन्फ्लेशन से ऊपर होता है। बैंक हमेशा जो अपना इंटरेस्ट रेट फिट करते हैं वो इन्फ्लेशन से ऊपर होगा। बेसिकली अगर आप समझो बैंक का क्या, अगर इन्फ्लेशन से, अगर से इन्फ्लेशन इज 5%, तो बैंक अपना इंटरेस्ट रेट जो रखेगा वो मे बी 5 + 2 + 1 मे बी 8% है। लेकिन जो शेयर होल्डर अपनी इक्विटी पे रिटर्न मांगेगा वो शायद 5 + 2 + 3 वो में भी 10% है। बेसिकली इन्फ्लेशन दोनों इनकॉर्पोरेट करेंगे अपनी वर्किंग में, लेकिन बाकी फैक्टर्स का क्या वेट है वो भी अपनी कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। और बैंक 8% डिमांड कर रहा है, शेयर होल्डर आपसे 10% डिमांड कर रहा है, क्योंकि बैंक आपको लोन दे रहा है जो सिक्योर्ड है, शेयर होल्डर आपको इक्विटी दे रहा है जो अनसिक्योर्ड है। ठीक है, इस पर डिटेल में हम आगे चल के बात करेंगे। फिलहाल जी बेटा, इन्वेस्टर से बेटा हमने खुद भी लगाई है, तो मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट पे क्या रिटर्न नहीं चाहिए? मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को बैंक में भी तो रख सकता था ना, 10% कमा सकता था। तो कारोबार में लगा रहा हूं तो मुझे 10 से ज्यादा ही रिटर्न चाहिए ना। तो मैं देखना चाहूंगा ये कारोबार क्या मुझे रिक्वायर्ड रिटर्न दे रहा है। तो सर वो रिटर्न और जो एनपीवी होगी वो जो आर है वो क्या कहलाएगा? बेटा आर तो रिक्वायर्ड रिटर्न ही कहला रही है, आर तो रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर ही है। लेकिन एनपीवी क्या बता रही है? अब इसको एक और अंदाज भी देख लो एनपीवी का। एनपीवी क्या बता रही है कि कारोबार इन्वेस्टर की रिक्वायर्ड रिटर्न से ज्यादा रिटर्न दे रहा है। पॉजिटिव एनपीवी का मतलब क्या है कि कारोबार 10% से ज्यादा रिटर्न दे रहा है। नेगेटिव एनपीवी का मतलब क्या होता है कि कारोबार आर से कम रिटर्न दे रहा है। अगर बैंक का रेफरेंस है तो भी बैंक को 10% देने के बाद मेरे लिए क्या बचेगा, ये वो कहानी है। और अगर ये पैसा मेरा ही है तो भाई कम से कम 10% रिटर्न तो चाहिए मुझे। तो क्या कारोबार 10% रिटर्न दे रहा है? आंसर इज यस, 10 से ज्यादा दे रहा है। तो ठीक है, करो इन्वेस्ट। ठीक है, तो पैसा इन्वेस्टर से आए, पैसा शेयर होल्डर से आए, पैसा बैंक से आए, रिटर्न उसको चाहिए। तो हम एनपीवी एनालिसिस में देखते हैं क्या यह कारोबार इन्वेस्टर को रिटर्न दे पा रहा है जो उसकी रिक्वायरमेंट है। पॉजिटिव एनपीवी का मतलब कारोबार इन्वेस्टर के रिक्वायर्ड रेट से ज्यादा कमा रहा है। नेगेटिव एनपीवी का मतलब है प्रोजेक्ट इन्वेस्टर के रिक्वायर्ड रिटर्न से कम कमा रहा है। इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रिटर्न हर कारोबार में होता है, और बाय द वे हर कारोबार से इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रिटर्न फर्क होता है। कुछ कारोबार सेफ होते हैं, उनमें रिस्क कम होता है, कम रिस्क कम रिटर्न से भी इन्वेस्टर खुश हो जाता है। कुछ कारोबार हाई रिस्क होते हैं, हाई रिस्क हाई रिटर्न, इन्वेस्टर उनमें पैसा लगाते हुए ज्यादा रिटर्न डिमांड करेगा। अगेन ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर में जाएंगे, कुछ बातें हम कैप 6 में करेंगे रिस्क और रिटर्न की, लेकिन मेन रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप, रिस्क कैसे मेजर करते हैं, रिस्क के बदलने से रिटर्न कैसे बदलती है, असल में आपका सीफैप 4 का एक बड़ा अहम एरिया होगा इंशाअल्लाह। तो फिलहाल हमारे लिए ABC ही जानना काफ़ी है, जो कि हम अपनी करंट नॉलेज बेस के ऊपर अब्जॉर्ब कर सकते हैं। आपको बात समझ आती है ना भाई, कारोबार में हर कारोबार का रिस्क फर्क होता है, तो रिस्क ज्यादा होगा तो रिटर्न भी तो ज्यादा चाहिए ना। फिर हाई रिस्क हाई रिटर्न बचपन से सुनते आ रहे हैं। जी एनी क्वेश्चन? जी बेटा। सर 90,000 की इन्वेस्टमेंट कर दी, उसके बाद रिटर्न भी दे दिया और जो उसका असल है उसको वो भी वापस कर दिया। तो सर जो हमारे पास चेंज इन वेल्थ आई है, ऐसे कंसेप्ट क्या है कि हमने इसको दोबारा इन्वेस्टमेंट में ऐड करना है ताकि हमारी बेटा ये मेरे पास बचे हैं, मैं कारोबार का मालिक था, मैंने बैंक से 90,000 लिया, मैंने ये कारोबार किया, मैंने बैंक को उसकी रिटर्न दी, मैंने उसका असल दिया, ये मेरी जेब में बच गए। अब इसको मैं खर्च करना चाहूँ, इसको मैं पार्टी करना चाहूँ, इसको मैं किसी और कारोबार में लगाना चाहूँ, मेरी इनकम है, मेरी वेल्थ है। सर मैं कह रहा हूँ कि मैं हमने खुद इन्वेस्ट किया, बैंक से नहीं लिया। बैंक से नहीं लिया तो मेरा असल भी मेरे पास आ गया, मेरा खर्चा भी मुझे मिल गया, और मेरे असल से ज़्यादा मेरे पास पैसे बच गए। मेरा खर्चा निकालने के बाद मेरे पास मेरी वेल्थ जो पहले 90 थी, 90 से बढ़ के वो 104 होगी। अगर बैंक को वापस नहीं किया तो ये 90 भी मेरे पास ही है ना, मेरे पास 104 है। आई हैव बिकम रिचर। ये रिटर्न लेके मैंने खर्च कर दी, ये मैं
अमीर हो गया, 90 डाला था 104 हो गया मेरे पास, ठीक है, मेरी वेल्थ में इजाफा आ गया। 0 से 14 पे गया या 90 से 104 पे गया, मेरी वेल्थ में इजाफा क्या है? 90 मेरा है तो मेरे पास 104 हो गया है। 90 बैंक का था, बैंक को देने के बाद 0 से 14 पे आ गया मैं। अच्छा जी, आज का हम सेशन यहाँ क्लोज करते हैं। थोड़ा सा मैं टाइम आपसे लूँगा, हमें ये हमारी आज लास्ट क्लास है इस वीक की और लास्ट क्लास बिफोर रमज़ान। संडे को इंशाअल्लाह मिलेंगे आज मगरिब के बाद, जिस तरह इंशाअल्लाह हमारा इस्लामिक मंथ रमज़ान शुरू हो जाता है, तो उसकी रेफरेंस से मैं एक बात आपसे छोटी सी एक हदीस एक शेयर करना चाह रहा था। वैसे तो अक्सर लोगों ने बातें सुनी होती हैं, लेकिन ज़रूरी होती है कि ऐसे मौके पे इनकी तजदीद कर ली जाए। एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक़या था। वो मेंबर मस्जिद नबी में मेंबर पे चढ़ रहे थे कोई ख़ताब करने के लिए, तो उन्होंने एक स्टेप पे कदम रखा, ऊंची आवाज़ में आमीन कहा, दूसरे स्टेप पे कदम रखा, फिर आमीन कहा, तीसरे स्टेप पे कदम रखा, फिर आमीन कहा। तो सहाबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ये नबी आपने किन बातों पे ये आमीन कहा? तो उन्होंने कहा जब मैं एक कदम बढ़ाता था तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम दुआ करते थे, मैं उस दुआ के जवाब में आमीन कहता था। तो सहाबा ने कहा कि हमें बताइए कि वो क्या दुआएं हैं ताकि हमारे लिए उसमें कोई सबक है तो हम सीखें। तो अब वो 3 दुआओं का सीक्वेंस तो नहीं, लेकिन 3 दुआएं मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ, लगभग जिनके अल्फाज शायद आगे पीछे हो लेकिन मतलब आपको पता लगेगा। एक दुआ थी उनमें कि जिस मुसलमान के सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए और वो उन पर दरूद ना भेजे, उस पर अल्लाह, उसके रसूल और उसके फ़रिश्तों की लानत हो। तो ये हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दुआ की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर आमीन कहा। दूसरी दुआ जो की हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कि जिस इंसान को उसके माँ बाप दोनों या एक अपनी ज़िंदगी में मिले और उसने उनकी फर्माबरदारी और ख़िदमत करके जन्नत ना कमाई, उस पे अल्लाह, उसके रसूल और फ़रिश्तों की लानत हो। इस पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा। और तीसरी दुआ जो उन्होंने की कि जिस इंसान की ज़िंदगी में रमज़ान का महीना आया और उसने रमज़ान के महीनों की बरकतों को ना समेटा, रोज़े और इबादत करके अपने लिए जन्नत को वाजिब ना करवाया अल्लाह ताला से, उस पे अल्लाह, उसके रसूल और उसके फ़रिश्तों की लानत हो। तो इस पे भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा। तो आप ये 3 बातें अगर सोचिए कि फ़रिश्तों के सरदार दुआ कर रहे हैं और नबियों के सरदार इस पे आमीन कह रहे हैं, तो यू कैन अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशन ऑफ एटलीस्ट दीज 3 थिंग्स। तो आज जैसे रमज़ान का महीना शुरू हो रहा है, तो आप लोगों से एक तो ताकीद थी कि इस पर थोड़ा ख्याल कीजिएगा। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सा वक्त ज़ाया करते हैं, थोड़ा सा प्रोडक्टिवली यूज़ करें तो पढ़ाई के अलावा बहुत सा टाइम हम निकाल सकते हैं, स्पेशली आने वाले दिनों में। और इस हदीस को सामने रख के अपने अमाल को थोड़ा सा मॉडिफाई करें, थोड़ा टाइम निकालें अल्लाह ताला के लिए और इबादत के लिए। इसी रमज़ान की अहमियत के रेफरेंस से एक और वाक़या, एक साहबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने कहा कि मैंने ख्वाब देखा और मैं थोड़ा बड़ा परेशान उस ख्वाब के मामले में। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा जी बताइए क्या ख्वाब देखा आपने? उन्होंने कहा जी एक साहबी हमारा साथी जो पिछले कुछ अर्सा पहले एक गज़वा में शहीद हो गए थे, नाम लेकर उन्होंने जिक्र किया, मैंने ख्वाब में उनको देखा और मैंने ख्वाब में एक और साहबी को देखा जब भी कुछ अर्सा पहले फ़ौत हुए, जो एक आम साहबी थे। और मुझे हैरत की वजह यह है कि जो आम साहबी जो बाद में फ़ौत हुए हैं, जो शहीद नहीं हुए थे, उनका दर्जा मैंने देखा ख्वाब में कि शहीद से भी ज़्यादा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे साथी, जो सहाबी बाद में फ़ौत हुए, क्या तुम नहीं जानते उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक रमज़ान ज़्यादा पा लिया था? उनके हाँ जी। तो उनका ये उस रमज़ान के अमाल की बरकत है कि उनका दर्जा शहीद से भी ज़्यादा हो गया। तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि रमज़ान की इबादत का कितना हमारी फ़ायदा है। और इसमें एक और मैं बात कह दूं कि रमज़ान की जो इबादत हैं हमारे इस्लाम में, उनमें रात की इबादत, रमज़ान की रातें तमाम रातों में सबसे अफजल हैं। लैलतुल क़द्र आप समझते हैं आखिरी अशरे में आती हैं, वो 1000 महीनों से बेहतर इबादत हैं उसकी। और दिनों की बात करें तो वो भी दिन चूँकि थोड़ी देर बाद आएंगे, बाद उस वक़्त मुझे याद रहे ना रहे, ज़िलहज के दिन, ज़िलहज के जो पहले 10 दिन होते हैं, तो सवाब के लिहाज से, नेक अमाल के लिहाज से सबसे अफजल दिन ज़िलहज के दिन होते हैं।
और सवाब के लिहाज से, इबादत के लिहाज से सबसे अफसल रातें रमज़ान की रातें होती हैं, इसीलिए क़ियामुल लैल तरावियों का जो अरेंजमेंट होता है। तो अल्लाह ताला से दुआ भी है, आप लोगों से दरख्वास्त भी है कि इन महीनों का और ये जो बातें हमने की हैं इनका ख्याल रखेंगे अपनी ज़िंदगी में इंशाअल्लाह। तो बेस्ट ऑफ लक आप सब लोगों को, बहुत ज़्यादा रमज़ान मुबारक। इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास हमारी अब रमज़ान में ही होगी इंशाअल्लाह। सी यू देन।